जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत 6 की NCERT इतिहास की। तो हमने देखा कि कैसे वैदिक काल में वेदों की रचना हो रही है। तो चलिए एक बार फिर से आप अपनी किताब को देख लीजिए ताकि आपको ये भरोसा हो कि आप अपनी ही पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अपनी ही किताब को पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। देख लेते हैं फिर से। चलिए NCERT 6 क्लास। मैंने जितना पढ़ाया आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलिए हम कहाँ थे? अपने चैप्टर को देखिए फिर से। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? हमने आपको किताबों वाला हिस्सा समझा दिया था कि कैसे ऋग्वेद की रचना हुई और उसके माध्यम से हमने क्या जाना, वहाँ के समाज को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ के धर्म को, वहाँ की संस्कृति को, यानी कि किताबों ने हमारा क्या किया, मार्गदर्शन किया। अब हम चलते हैं कब्रों की तरफ। तो चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं यहाँ पर कब्रें। कब्र नाम सुन के क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जिसे कि मृत्यु के बाद, मतलब अपने जो हमारे सहयोगी हैं या हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, उनकी मृत्यु के बाद जब उनको दफनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। उनकी अंत्येष्टि का संस्कार। हमने आपको इसके पहले वाले अध्याय में बताया था, मेहरगढ़ में, जहां हमने बताया था कि पहले जब हमारे जो प्रारंभिक मानव थे, जो प्रारंभिक पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया? वो क्या करते थे? पहले वो संग्राहक के रूप में थे। पहले भी मृत्यु हुआ करती थी, लेकिन मृत्यु के बाद करना क्या है ये उन्हें नहीं पता था। आगे हमने बताया आपको मेहरगढ़ में क्या हुआ, वहां पर दिखाया कि कैसे उनको दफनाया गया, जिसके बाद उनके दिमाग में एक ऐसी बात आई कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है। ऐसे उनके दिमाग में ऐसे विचार आए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, क्या संकेत मिला कि मृतक के साथ किसी न किसी पशु को भी उन्होंने दफनाया था, जिससे उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद इसके बाद इस व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता हो, तो वो इस पशु को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और अपना भोजन की जो भूख है उसको मिटाएगा। लेकिन अब हम जिस काल में हैं, यानी कि एक तरफ जहां पर वेदों की रचना हो रही है, वहीं पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कब्र को, मतलब पाषाण काल, यानी कि क्या, महापाषाण, महापाषाण, इसका मतलब क्या है? महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। देख लीजिए, महा और पाषाण। क्या सोचा होगा उन लोगों ने? ऐसा सोचा होगा कि हमारे जो परिजन हैं
उनका हमारा जो साथ है वो बना रहे, ऐसा उनके दिमाग में रहा होगा, तभी उन्होंने उन्हें दफनाने का प्रयास किया होगा। आज भी आप देखते हैं हम 21वीं सदी में खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ धर्म हैं जहां पर ऐसे रीति रिवाज अभी भी चलते हैं। आपने देखा होगा इस्लाम में, ईसाइयत में आपने देखा है कि वहाँ लोगों को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। उनकी एक तरीके से कब्र बनती है और एक बहुत बड़ा एरिया कब्रिस्तान का, वहाँ पर क्या होता है, ढेर सारी कब्रें होती हैं। मृत्युपरांत उनको दफनाने की वहाँ भी परंपरा है। तो इससे क्या है, आप उन्हें देखते होंगे, साधारण भाषा में बता रही हूँ कि जैसे उन लोगों का एक दैनिक जीवन की एक चर्या है। मतलब कि अगर कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन हुआ उनके जीवन में, कोई खुशी की बात हुई, कोई दुख की बात हुई, तो जैसे हम अपने वो जीवित होते अगर वो परिजन, तब उन्हें वो खबर सुनाते, उनसे अपना सुख बांटते, दुख बांटते, तो ठीक वैसा ही वो काम उनकी मृत्यु के बाद भी करते हैं। कैसे? कब्र पर जाते हैं, आपने देखा होगा, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वहां उनसे मिलते हैं। अगर कोई सफलता प्राप्त हुई तो उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, कोई दुख की बात हुई तो उन्हें बताने के लिए जाते हैं। उनके जन्म दिवस पर या किसी भी समय जब भी उन्हें उनकी याद आए वो उनसे मिलने जाते हैं। आपने देखा है आज ऐसा होता है। उस समय भी यही भावना उनके मन में रही होगी, उन्होंने सोचा होगा, वहाँ के लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हम उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। कैसे? शरीर से, क्योंकि उस समय दर्शन जैसी चीज़ों का मतलब एक तरीके से प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि आत्मा क्या होती है, उन्हें नहीं पता था कि पुनर्जन्म क्या होता है। आज भी ऐसे बहुत से ऐसे कई धर्म हैं जहां इनको हम मानते हैं और जहां इनको हम नहीं मानते हैं। दोनों की अलग अलग बातें हैं, हम जानेंगे जब हम अपने दर्शन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अब आप इनके पीछे की मंशा जो उन्होंने सोची होगी ये हमने आपको बताया है। ये ठीक ठीक वही है कि नहीं, लेकिन ऐसा जरूर उन्होंने सोचा होगा। दूसरी बात कि कब्रों के पीछे क्या राज हो सकता है, ऐसा उस समय ये जहां पर हैं, पहले आप इनकी स्थिति देख लीजिए। कौन सी स्थिति है, हम अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे। कहां पर है लोकेशन? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में और कश्मीर में। और कहां? उत्तर पूर्व भारत में। और एक स्थान है दक्कन, ये भी दक्षिण भारत में है, दक्कन। ये क्षेत्र हैं, हम आपको आगे जब चर्चा होगी तो हम इसे मानचित्र में भी दिखाएंगे। बात यह है कि क्यों इसको महत्व दिया जा गया इस अध्याय में। कहते हैं इनको क्या कहते हैं, खामोश प्रहरी। मतलब ऐसे प्रहरी, पहरेदार, ऐसा देखने में लगता है कि ये पहरेदार हैं लेकिन चुप हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन बात क्या है, कब्रें बोलती हैं, अपने आप के विषय में ये बता रही हैं। कैसे बता रही हैं, जब हम इन्हें देखेंगे। और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने उस समय इन्हीं कब्रों के माध्यम से ये जाना कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, वो कैसे परिवारों में रहते थे, राजा थे, सरदार थे या आम जनता थी, क्या करते थे, ये भी बताया गया है। उनके यहाँ तक कि व्यापारिक संबंध किससे हुआ करते थे, इसका भी अनुमान इन कब्रों के माध्यम से लगाया गया है। वो किन धातुओं का प्रयोग करते थे, इसका भी पता लगाया गया है। अमीर थे कि गरीब थे, क्या थे वो लोग, ये कौन बताती हैं, कब्रें। क्यों बताती हैं, क्योंकि जो मृतक हैं वो तो अब नहीं हैं, वो तो कंकाल में बदल गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां सुनाती हैं ये कब्रें। तो चलिए हम पूछते हैं इन कब्रों से क्या कहती हैं। चलते हैं आगे, हम बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पहले आप इसका चित्र देख लीजिए, इससे आपको थोड़ी कनेक्टिविटी में
एक तरीके से फायदा मिलेगा। हाँ, आप ठीक ठीक समझेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, देखा आपने ये पत्थर ऐसे, ये बीच में कब्र है, देख लीजिए, अभी हम इसकी बात करेंगे। ये कुछ औजार हैं जो उनके साथ दफनाए गए, ये आपने देखा। अब चलिए हम आपको इसका चित्र बनाकर वर्णन में बताते हैं। हमने कहा था कि जो लिखते जाएं वो आप देखते जाइए। इनका प्रकार, पहले तो किसके आधार पर? आकृति के आधार पर, और स्थिति के आधार पर। देखिए, आकृति क्या है? एक तो है, देखिए गोल तो है ही, गोलाकार है, लेकिन अकेले मतलब एक पत्थर है ऐसा, गोल में है, लेकिन अकेले खड़ा है, ऐसा लग रहा है। दूसरा, ये भी गोलाकार है, लेकिन झुंड में है, ढेर सारे, ऐसी इनकी रचना है। आप देखिए, और स्थिति के आधार पर क्या है? स्थिति के आधार पर स्थिति, स्थिति के आधार पर एक तो सरफेस पे है, मतलब भूमि के सरफेस से थोड़ा ऊपर, भूमि के ऊपर, और दूसरी भूमि के नीचे, भूमि के नीचे। ऐसी इनकी स्थिति है। आज आप देखते हैं क्या कि भूमि के नीचे कब्रों को गाड़ा जाता है, गड्ढा खोद करके। तो इसमें क्या होता है कि हमें थोड़ा सा साइन बोर्ड टाइप का वो लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ भी कोई कब्र है। अब ये आपने देखा इनके प्रकार। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक प्रकार का रोजगार भी बनाती रही होगी। हम ये नहीं जानते कि उनको बदले में वेतन दिया जाता था कि नहीं। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में बहुत से लोग शामिल रहते होंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को ढोकर लाना, उनको तराशना, फिर गड्ढे खोदना, और एक प्रक्रिया लंबी चलती थी, जिससे क्या होता था कि पता चलता था कि यहाँ पर एक किसी व्यक्ति का संस्कार किया जा रहा है। तो इसमें बहुत से लोग शामिल होते रहे होंगे, जो कि ये काम, उनका ये काम ही रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको हड़प्पा काल में बताया था कि ईंटें बनाना कुछ लोगों का काम हुआ करता था। अब चलते हैं हम आगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि कब्रें बोलती हैं, क्या बोलती हैं? सामाजिक स्थिति,
क्या थी, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है उनके साथ जो चीजें और रखी गई। कौन कौन सी? मतलब कि मृतक के साथ क्या रखा गया? बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखे गए। एक तो साधारण बर्तन भी रखे जाते थे, दूसरे काले और लाल रंग के, उनमें मतलब चित्रकारी हुआ करती थी। ऐसा लगता था कि ये उनका क्लास बताते हैं, मतलब कि वो सामाजिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, उनका जो एक स्तर है वो क्या है, क्या वो किसी बड़े एलीट क्लास के हैं या ऐसे ही सामान्य वर्ग के लोग हैं। अगर सामान्य हैं, गरीब हैं, धन नहीं है, तो भी उनके साथ मतलब बर्तन रखे जा रहे हैं। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो गरीब हैं, उनके पास धन नहीं तो बर्तन उनके साथ नहीं रखे जाएंगे, नहीं रखे जा रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है साधारण हो और दूसरे वाले क्या हो, साधारण ना हो, बल्कि ऐसे जैसे कि आज हम अपने यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो हम क्या करते हैं, कांच के बर्तन निकालते हैं या बहुत अच्छे हम डिनर सेट वगैरह निकालते हैं, तो हमारे पास होता है तो हम निकालते हैं। हमारी जैसी सामाजिक स्थिति होती है, हमारे बर्तन भी वैसे ही होते हैं। इस समय भी ऐसा हुआ होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मिट्टी के बर्तन रखने की एक परंपरा वहां पर चल रही होगी। तो ऐसा लगता रहा होगा उन्हें कि शायद मृत्यु के बाद भी उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती हो, जिससे ये बर्तन भोजन को ग्रहण करने में उनकी मदद करेंगे। ये थी। आप चाहे तो यहां लिख लें साधारण या फिर चित्रित। इससे लोगों का स्टेटस पता चलता है। और क्या पाए गए? और पाए गए, इनको तो आपने लिख लिया होगा। जैसे कि आभूषण, आभूषण हमने आपको बताया था हड़प्पा काल में कि आभूषण क्या दिखाते हैं, हमारा स्टेटस, हमारी कितनी हमारी शक्ति है, किसकी, क्रय की, कितना हमारे पास धन है। अगर हमारे पास कुछ मात्रा में धन हमेशा आता है, जिसका हमें ये पता है कि इस महीने या इस दिन हमें हमारी जो कमाई है वो इतनी बराबर बनी रहेगी, तो हम अपने धन को आभूषण में बदलने का प्रयास करते हैं, उसे हम श्रृंगार के काम में इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय वो संपत्ति का भी काम करती है। लेकिन इनके समय ऐसा क्या होता था, आभूषण जिन भी मृतकों के साथ या जिन कब्रों में आभूषण मिले हैं, इससे क्या पता चलता है कि उनका जो क्लास था, जो स्टेटस था, वो बहुत ही ऊंचा रहता था। बहुत से कब्रों में आभूषण नहीं मिले हैं, इसका मतलब उनके पास नहीं रहते होंगे। तो सोने के आभूषण मिले हैं, आप देखिए, और मन के, किसके, सोने के। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी में एक ऐसा मृतक को, एक ऐसे मृतक की कब्र मिली है जहां से 33 मन के मिले हैं सोने के। इससे लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ही, या तो उस गांव का वो सरदार होगा, राजा होगा, या किसी उच्च वर्ग का वो संबंधी होगा। इस वजह से उनके पास उनकी जो कब्रें हैं वो हमें बता रही हैं, मृत्यु के बाद भी कहानियां सुना रही हैं उनकी। फिर मन के और सोने, और एक और मिले हैं क्या, घोड़े के कंकाल, घोड़े के कंकाल। घोड़ा, इसके पहले मैंने मेहरगढ़ में जब हम थे, जब हम पुरा पाषाण काल में, जब हम नव पाषाण काल में थे, तो वहां पर क्या क्या था, बकरी थी, घोड़ा नहीं था ना। अब क्या है, घोड़ा है। इसका मतलब ये है कि जिन स्थिति, जहां पर हम, आपको मैप में एक बार देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं।
एक बार मैप में देखना जरूरी है। देखिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ ब्रह्मगिरी। किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रह्मगिरी की। ये यहाँ पर हम हैं इस वक्त, हम जिन कब्रों की बात कर रहे हैं वो ब्रह्मगिरी है। और एक दूसरा स्थान आएगा, आप यहीं देख लीजिए आगे, इनाम गांव। इसकी हम आपको बात कहानियां अभी बताएंगे क्या कहती है हमारी किताब। अब आप ये देखिए, ये जो इलाका है दक्कन का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया, इसकी बात हो रही है। इनका जो संबंध है व्यापारिक संबंध, कहते हैं ऐसा व्यापारिक संबंध मतलब इनके मिडिल ईस्ट से भी इनके संबंध रहते थे, मध्य एशिया से। तो इससे क्या पता चलता है कि जो उनका कल्चर था, आज भी आप देखिए इस्लाम में क्या होता है, लोगों को दफनाया जाता है। आज क्या है मिडिल ईस्ट में, क्या है, रेत है, रेगिस्तान है। वहां पर अगर आप सोचें कि हम अपने यहाँ हिंदू धर्म और इस्लाम में अगर आप तुलना करेंगे कि वहां पर तो संस्कार ऐसे होता है, वहां तो अंत्येष्टि लोगों को जलाते नहीं है, दफनाते हैं, हमारे यहाँ तो जलाते हैं। तो बिना किसी तर्क के ये बात करना हमें शोभा नहीं देता। क्यों बताइए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या है, रेत ही रेत है, वहां पर तो जंगल है ही नहीं। जब जंगल नहीं है, लकड़ियां ही नहीं है, तो क्या उन्हें कैक्टस में जलाएंगे, आप बताइए। उनके लिए तो लकड़ियां चाहिए ना किसी का संस्कार करने के लिए, लेकिन वहां पर नहीं है। तो क्या होता है, लोगों को दफनाया जाता है। लेकिन जब वही इस्लाम हमारे यहाँ आया तो वो चूंकि तब तक एक परंपरा बन गई थी। मैंने कहा था धर्म में क्या होता है कि जब चीजें लंबे समय तक चली आती हैं तो उनको धर्म से जोड़ दिया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा खान पान, हमारा पहनावा और बहुत हद तक हमारे जो जीवन की जो कर्म है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो हमारे संस्कार हैं, जैसे हमारे यहाँ 16 संस्कार सनातन धर्म हिंदू धर्म में बताया गया है, वैसे ही जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे भूगोल के चारों ओर घूमते हैं। अगर हमारा जो हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रेगिस्तान है, गर्मी है, तो वहाँ अपने आप वस्त्र किस तरीके के हो जाएंगे, पर्दे वाले। वहाँ लोग पर्दा करेंगे, सिर से लेके पैर तक खुद को ढकेंगे। ऐसा आप अपने यहाँ खुद ही देखते हैं कि गर्मियों के समय में दिल्ली वगैरह में जब बहुत गर्म लू पड़ती है तो लोग अपने चेहरों को ढकने लगते हैं। आप अपने हमारे यहाँ राजस्थान में देखिए, वहाँ महिलाओं को आपने देखा होगा घूंघट करते हुए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत दूर तक पानी लेने जाना है इसी कड़कती धूप में, रेगिस्तान में। तो क्या करेंगे, अगर वो अपना चेहरा नहीं ढकते तो रेत वगैरह मिट्टी आंखों में पड़ जाएगी। तो वो धीरे 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 क्या हो गई, वो पर्दा प्रथा बन गई, परंपरा बन गई। उसको और भी चीजों से जोड़कर हम देखने लगे। तो मिडिल ईस्ट की बात, ये तो रही बहुत बात की बात है, ये तो रही मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में दिया, हम बात कर रहे थे इनकी। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है इनसे उनका संबंध रहा हो, जिससे पता चलता हो कि वहाँ पर ऐसी परंपरा थी तो यहाँ भी ऐसी हो गई। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि तब तक यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी, उस पैमाने पर नहीं जैसा कि हम आपको उत्तर ऋग्वैदिक काल में दिखाएंगे, उस पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोहे से लोग परिचित थे। तो लोहे से आपको बताएंगे, जब उत्तर ऋग्वैदिक काल में लोहे का जब एक तरीके से खोज हो जाती है और युद्ध का समय रहता है, वहाँ पर आपको हमने बताया है सैर सपाटा में, जब आप गंगा की सहायक नदियों के क्षेत्र में जाते हैं, किस एरिया में, यहाँ की बात हम कर रहे हैं, जब हम यहाँ जाते हैं आपने देखा है यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। घने जंगल हो, पहली स्थिति, लोहे की खोज हो गई हो, दूसरी स्थिति, और तीसरा हो युद्ध का समय हो, लोग मर रहे हो बड़ी संख्या में, और जमीन भी ऐसी नहीं है जहां लोगों को दफनाया जाए। तो क्या करेंगे, उनकी लकड़ियों को काटते हैं, क्योंकि जंगल वैसे भी साफ करने थे कृषि कार्य के लिए। तो धीरे धीरे जंगलों को काटेंगे, फिर क्या करेंगे, लोगों की अंत्येष्टि की जो क्रिया है वो बदल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, अंतिम संस्कार कैसे होता है, दाह संस्कार के रूप में लोगों को जलाया जाता है। वो परंपरा आते आते उत्तर वैदिक काल में, जहाँ पर हमारे पूरे जीवन को 16 संस्कारों से बांध दिया जाता है, जन्म से लेके मृत्यु तक। तो ये परंपरा यहाँ पर अभी
दफनाने वाली दिख रही है। और आप ये भी देखेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक समय में जो परिवर्तन हो रहा हो ठीक उसी समय पूरे भारत के यानी कि पूरे उपमहाद्वीप में सेम घटनाएं घट रही हो एक जैसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है यहाँ जिस समय यहाँ साम्राज्य बन रहे हो, जिस समय यहाँ उत्तर ऋग्वैदिक काल का समय हो, वेद लिखे जा रहे हैं, उसी समय यहाँ पर क्या है पाषाण कालीन ऐसी हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये भी आप देखिए कि भूगोल का क्या असर पड़ता है हमारे जीवन की, हमारी पसंद पे, नापसंद पे, हमारे पहनावे पे, इन सब चीज़ों पर हमारे भूगोल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तब आपको मैंने दिखाया किसकी बात हो रही थी, ब्रह्मगिरी की। तो चलते हैं फिर हम ब्रह्मगिरी के पास। हमने बताया आपको यहाँ पर क्या मिल रहा था, घोड़े के कंकाल। घोड़े के कंकाल देखा आपने। चलिए आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या कह रही हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि हम ब्रह्मगिरी के बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्मगिरी सामाजिक स्थिति में एक बात और है, वो क्या, एक तो आपने क्लास देखा, वर्ग विशेष, और दूसरा क्या है, दूसरी एक और बात है, क्या है, कुछ कब्रें क्या होती थी, कुछ परिवारों के लिए संरक्षित रहती थी, कुछ परिवारों के लिए। कुछ परिवारों के लिए संरक्षण होता था कब्रों का। कहने का मतलब जब एक स्थान पे कई सारे आपको पत्थरों के झुंड दिखाई दें तो ऐसा लगता था कि वो एक ही परिवार के लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरा का पूरा परिवार एक समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग समय में जब लोग मरते गए तो क्या हुआ, एक भूमिगत रास्ता बना करके क्या होता था, अंदर से जाते थे और उस स्थान पर उन कब्रों को गाड़ देते थे, फिर वापस चले आते थे। तो इससे क्या होता था, पूरा का पूरा परिवार एक स्थान पर रहता था। ऐसी परंपरा आपने ताजमहल में देखी होंगी। ताजमहल में क्या है, शाहजहां का और मुमताज का दोनों की कब्रें एक ही साथ में है। क्या लोगों की दोनों की मृत्यु एक समय में हुई थी? नहीं। इससे क्या हुआ, एक परंपरा है कि हम मृत्यु के बाद भी साथ रहें, ऐसी एक सोच होगी उनकी कि हमें मतलब मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय हमने आपको बताया मृत्यु जैसे सवाल पर दर्शन के लेवल पर सोचना अभी उन लोगों ने शुरू नहीं किया था। फिर हम चलते हैं आगे। आपको मैंने बताया किसके बारे में, अब हम चलते हैं इनाम गांव। इनाम गांव इसे थोड़ा सा बड़ा करके बताया गया है किताब में, तो हम भी बता देते हैं। इनाम गांव यहां पर क्या है, यहां पर भी कुछ कब्रों के माध्यम से बताया गया है। पहला तो यहां पर एक घर में कब्र मिली है। कहने का मतलब है इस स्थान पर एक गांव में लगभग 5 कमरों का एक घर है, उसके आंगन में एक व्यक्ति को दफनाया गया। ऐसा लगता है उसके पास ढेर सारे कीमती बर्तन आभूषण रखे गए हैं। और एक बात, औजार भी रखे जाते थे, जहां मैंने आपको बताया ना, अभी हम फिर से आपको यहाँ बता देंगे, यही लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे फिर। यहाँ पर
जहाँ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मन के, ये मिल रहे हैं ना, यहीं पर लिख लीजिए। औजार भी रखे जाते थे, औजार। औजार रखने का क्या तर्क हो सकता है? इसका मतलब ये होगा कि शायद अपनी रक्षा के लिए लोहे के औजार। आज आपने देखा होगा हमारे समाज में अभी भी, इस समय भी हम क्या करते हैं, लोहे की अंगूठी पहनते हैं। वो किसी का घर बना हो या कुछ हो तो क्या लोहा रख दिया जाता है। मतलब कि ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल से अभी तक जो चीजें कीमती होती हैं, उसको, जिसकी उपयोगिता होती है, उसी को हम आगे एक तरीके से धर्म से जोड़ देते हैं। तो लोहे को हमने जोड़ दिया है किससे? धर्म से। तभी तो हम अपनी रक्षा के लिए लोहे की अंगूठी पहनते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जिनका नवजात शिशु होते हैं, तो उनके पास लोहे के सामान रख दिए जाते हैं। अब उसके पीछे मंशा होती है कि बच्चे डरे ना, ऐसा कुछ भाव होता है, यानी लोहे का क्या प्रयोग है। तो वैसे ही उस वक्त भी कब्रों में लोहे के औजार रखे जाते थे, जिससे उनकी, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि हमारे परिजन यहाँ अकेले रहेंगे, हम इनके पास रहेंगे नहीं, तो अपनी सुरक्षा के लिए ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, हम अभी कहाँ थे? इनाम गांव में। इनाम गांव में थे हम। हमने आपको बताया एक घर में कब्र मिली है, जहां पर क्या है, 5 कमरों का घर है, 5 कमरों का। उसके आंगन में जो व्यक्ति है उसके साथ औजार मिले हैं, और क्या मिला है, घोड़े के कंकाल मिले हैं, और क्या मिला है, और एक विशेष चीज मिली है। ऐसा कहते हैं कि उनका जो पैर है वो मोड़ कर रखा गया है। ढेर सारे मन के मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि उस गांव में जो सबसे बड़ा घर उसी व्यक्ति का था। तो हो सकता है कि वो वहां के सरदार हों, वहां के मुखिया हों। तो उनके घर में कब्र बनाना आपने देखा। कुछ लोगों की मंशा होगी कि हम इन्हें अपने से दूर नहीं करेंगे, ये हमारे परिजन है, हमारे पूर्वज है, तो हमारे साथ ही रहे, ऐसी उनकी मंशा रही होगी। अब और एक चीज मिली है, क्या? कृषि का एक तरीके से प्रमाण मिला है। कृषि, कृषि में क्या 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 चीजें मिली हैं? कुछ फसल हैं, उनके बीज मिले हैं, जैसे कि गेहूं, गेहूं है, जौ है, और तिल है, मटर है, इनके बीज मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो समाज भी कृषि करना जानता होगा। और कृषि के अलावा और क्या मिले हैं? कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जानवरों की हड्डियां। कौन से? खास बात क्या है? बहुत सारे जानवर, जैसे गाय, भैंस, हिरन, ऐसे हड्डियां मिली हैं, उस पे दांत के निशान है। खास बात क्या है कि दांत के निशान है, दांत के निशान। हमने जैसा कि बताया, कोई जरूरी नहीं है कि एक समय में समाज एक साथ बदल रहा हो, अलग अलग स्थितियों पर। कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ हो कि कुछ पूर्वी भारत के हों, कुछ दक्षिणी भारत के हों, कुछ उत्तर भारत के हों, कुछ केंद्रीय भारत के हों, सबके समाज एक साथ नहीं बदल रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है, कृषि भी हो रही है, और इसका मतलब ये लोग आखेट भी कर रहे थे। और क्या मिला है? और आप देखिए क्या मिला है। कुछ ऐसे फल मिले हैं, फल
कौन कौन से? बेर, बेर है, जामुन है, खजूर है। इनके भी बीज हमें बिखरे हुए मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग संग्राहक भी थे। आज भी आप देखिए हमारा जो समाज है कितना विकसित हो गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारे समाज में आदिवासी लोग नहीं पाए जाते? मिलते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। उन्हें प्रकृति से इतना प्रेम है कि वो क्या करते हैं, शहद वगैरह बटोरते हैं, बांस के सामान लेकर आते हैं और कुछ जंगली चीज़ें, औषधियाँ लेकर आते हैं, बाहर निकलते हैं, बाजार में उन्हें बेचते हैं, उनके बदले में अनाज खरीदते हैं, फिर वापस से अपने समाज में चले जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं जो भी उन्हें ज़रूरत लगती है, फिर वो अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, उन्हीं जंगलों में जहाँ से वो आए थे। तो इसका क्या मतलब है? क्या आज भी सब लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं? क्या सभ्यता का यही प्रमाण है कि लोग शहरों में रहने लगे या लोग गांव में रहने लगे? क्या सभ्य लोग ऐसे नहीं हो सकते जो जंगलों में भी रहते हों? आज भी अंडमान निकोबार में आप देखते होंगे लोग क्या करते हैं, आखेट करते हैं, अभी भी करते हैं। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि वो अभी भी वो पाषाण काल में जी रहे हैं? नहीं, वो समय के हिसाब से उनका वही एक तरीके का जीवन है, वो उसी में उन्हें लगता है कि हम अब प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, हम ऐसे ही जीवित रहना चाहते हैं। तो क्या है, हमने आज भी देखा है कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भले ही हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता की एक तरीके से अधिकार हमें दे रखा है, लेकिन कहीं भी आने जाने का हमें अधिकार है, लेकिन उनके क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं है कि हम वहाँ जाएं और उनके जीवन को क्या करें, अस्त व्यस्त करें, उन्हें हम परेशान करें। ऐसा हमें अधिकार नहीं मिला है। तो तब भी आप देखिए समाज में एक तरफ आप देख रहे हैं कि जहां घर में कब्र मिल रही हो, गांव में मिल रही हो, और दूसरी तरफ कृषि भी हो रही हो और आखेट भी हो रहा हो, संग्राहक भी लोग घूम रहे हो, तो एक ही समाज में कितने तरीके के लोग तब भी रहते थे। इनाम गांव से हमें ये पता चला। और अब आप ये देख लीजिए, अब क्या बचा? अब बस आप ये जान लिए कि अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग, जिसमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो कब्र है उसमें जो कंकाल है वो स्त्री का है कि पुरुष का है, ये कैसे पता चलेगा? तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या करते हैं, वो अगर कोई बच्चा हो या बच्ची हो, वो क्या है, लड़का है कि लड़की है, उसका तो पता करना मुश्किल है अगर वो बच्चे हैं। लेकिन अगर वो स्त्री हैं और पुरुष हैं तो क्या पता चलता है? जो स्त्रियों का जो कटी प्रदेश है, यानी जो कमर का हिस्सा है, वो क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं, इस वजह से प्राकृतिक रूप से उनके साथ उनकी हड्डियों में ये अंतर पाया जाता है। तो जिससे ये पता चल जाता है कि वो स्त्री थी या पुरुष थी। चरक संहिता में जो चरक हैं उन्होंने ऐसा बताया कि हड्डियां तकरीबन उन्होंने 326 या इस तरीके की संख्या बताई थी। लेकिन आज क्या है, हमें पता है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हो सकता है उन्होंने दांतों की भी और भी कुछ छोटी छोटी हड्डियों को गिन लिया हो जिन्हें हम नहीं गिनते हैं। तो हमने आपको बताया कि कब्रें हमें कहानियां सुनाती हैं और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपने परिजनों का, हम अपने सगे संबंधियों का अंत्येष्टि करते हैं तो हम उनसे प्रेम नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने एक अलग परंपरा बनाई है और अलग परंपरा बनाई है, तो इसके आधार पर किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज करना, उसे कमतर समझना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे ही धर्म श्रेष्ठ हैं। सभी हमें क्या करते हैं, एक मार्ग बताते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। तो हमने आपको इसलिए बताया, ये बात अभी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए बताया क्योंकि हम कब्रों की चर्चा कर रहे थे, तो आप कहीं अंतर ना करने लग जाएं। समय का हमेशा ध्यान रखें कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब लगभग आज से 3000 साल पहले की। तो हमें उस समय मानव की मस्तिष्क में क्या चलता होगा, उसके विचार क्या होंगे, हमें उनको जानते हुए अपने आप को किसी भी निर्णय पर पहुंचाना चाहिए।
तो हमने आपसे कहा इतिहास हमारा गुरु है, वो हमें बताता है कैसे क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि जहाँ पर हमने आपको एक तरफ सिंधु घाटी की सभ्यता बताई, जहाँ बड़े बड़े शहरों के अवशेष हमें कहानियाँ सुनाते हैं, ये कब्रें हमें सुनाती हैं। और अब हम जब अपने अगले अध्याय में चलेंगे, वहाँ बताया जाएगा राजा क्या है। छोटा सा राजा मतलब साम्राज्य वाला राजा नहीं, राजा एक तरीके से उदय होता हुआ राजा आपको दिखाई देगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे, वहाँ समझेंगे क्या है। और उसके आगे हम धीरे धीरे अपने इसी किताब के माध्यम से आपको पूरा इतिहास ये किताब खुद बताएगी। तो इसी चैप्टर की वो वाली बात कि पुस्तक या फिर कब्रें हमें कहानियाँ सुनाती हैं, पुस्तक अभी फिर से मैं कहूँगी कि किताबें जिंदा दिमागों से बात करती हैं। तो अपने दिमाग को जिंदा रखिए, प्रश्न करते रहिए, अपने दिमाग में सवाल उठाते रहिए। किसी भी बात को कहने पर तुरंत मान जाना भले ही एक अच्छे बच्चों का लक्षण हो, लेकिन ये जिंदा दिमाग के लक्षण नहीं है। इसके लिए आपको उनसे सवाल भी पूछना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी किताबें तभी बताएंगी जब हम उनको प्रश्नवाचक तरीकों से, एक कौतूहल की भावना से, हम उन्हें क्यूरियस बनना है, उसको जानने की इच्छा हमेशा अपने मन में जीवित रखना है, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे कि वो हमेशा हर बात पे सवाल पूछता है और जानने का प्रयास करता है। तभी हम इतिहास की धारा को समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये हमने अगर थोड़ी भी कामयाबी प्राप्त की हो आपको जीवंत करने की, जो हमने कहानियाँ बताई वो अगर आपके सामने दिखाई दे रही हो तो भी, और अगर आप स्टूडेंट हैं 6 क्लास के, तो हमने आपको अपनी सीमा में रह के बताया है, बिल्कुल उससे आगे नहीं बताया कि आपको परेशानी होगी। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।